आज जो बजट भारत सरकार ने पेश किया वित्त मंत्री जी ने, वह उस बजट में किसानों के लिए कोई राहत की बात नहीं है और नौजवानों के रोजगार की कोई बात नहीं है। ऐसा लग रहा है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने देश का बजट पेश करने के बजाय बिहार का बजट पेश किया है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश साथ बजट में भी सौतेला व्यवहार किया गया और जो तमाम बजट पिछले बजट में जिन चीज़ों को जारी किया गया था उनमें कटौती की गई है। शिक्षा के बजट में, स्वास्थ्य के बजट में जो उन्होंने टैक्स में रिलीफ देने की जिसकी वाहवाही वो लूट रहे हैं, टैक्स स्लैब में तो ऑलरेडी 12 लाख तक 10% आपने टैक्स लगा दिया और 10 साल में 1 लाख रुपए बढ़ाकर तो ऐसा नहीं किया है। हमसे हर जगह टैक्स ले रहे हो आप, 4 जगह जीएसटी काट रहे हो, माचिस से लेकर सुई से लेकर हवाई जहाज तक आप टैक्स ले रहे हो। किसानों के एमएसपी पर कोई बात हुई? रोजगार की बात हुई? आज किसान नेता यहाँ अनशन पर हैं, अमर अनशन पर हैं, 60 दिन हो गए, कोई बात नहीं है। ये बजट सिर्फ एक आंकड़ेबाजी है और ये बजट बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश की बजाय इसको बिहार का बजट बना के रख दिया को लेकर आप लोगों की क्या राय है, क्या कैसा लगा आपको बजट? देखिए, ये बजट हमारे किसानों का कोई बजट ही नहीं है। हम लोगों को बहुत बड़ी उम्मीद थी, हमारे किसान भाइयों को बहुत बड़ी उम्मीद थी कि सरकार ऐसा बजट नए साल में पेश करेगी जिससे हमारे किसानों का भला होगा, लेकिन इसमें किसानों का कुछ है ही। ये बजट तो सिर्फ उसने लिखकर भी दे दिया है 12 लाख आय से ऊपर वाले हैं और हमारे यूपी बिहार दोनों प्रदेशों में तो किसान मजदूर कहा गया है। 12 लाख तक तो बहुत आय होती थी, किसी किसान की 12 लाख आय है ही नहीं, तो उसके लिए ये क्या सरकार देगी? ये तो सिर्फ उद्योगपतियों के लिए है। 12 लाख 20 लाख 50 लाख जैसी आय हो वैसे उन्हीं के लिए ये फ़ायदा है, हमारे किसानों का कोई फ़ायदा नहीं है। ये जितनी उम्मीद हमारे किसानों को इस सरकार पे थी कि 2025 का नया जो बजट आएगा हमारे किसानों को कुछ खुशखबरी मिलेगी, लेकिन इस बजट से हमारा पूरा किसान मायूस है। इसमें कोई किसान का फ़ायदा नहीं है, कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक राठौर, भारतीय किसान यूनियन अम्बवता गुट, मंडल अध्यक्ष लखनऊ हरदोई से। 3.0 का आज बजट पेश हुआ है, कैसा रहा आज का बजट? देखिए, देश में इससे पहले भी जो है 2 बार सरकार थी, जनहित के कार्यों के लिए ही बजट पेश हुए थे। आज जैसा कि आपने देखा कि कैंसर जैसी पीड़ित लोग जो है अपने ज़िले से हटकर दूसरे ज़िले में जाने का कार्य कर रहे थे, मगर इस बजट में सबसे अच्छी बात ये निकल आई है कि हर ज़िले में कैंसर पीड़ित लोगों के लिए अस्पताल बनने की घोषणा की गई है और यही मेडिकल कॉलेज जो है उनमें भी 10,000 सीट यानी कि 10,000 डॉक्टरों की और जो है नियुक्ति होने का काम होगा। उनको जब पढ़ाई करके निकलेंगे तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर आप देखिए, चाहे शिक्षा को लेकर देखिए, चाहे रोजगार को लेकर देखिए, इससे अच्छा बजट किसी भी सरकार ने पेश करने का काम अभी तक नहीं किया था। बजट से आप लोगों को कितनी आशा थी और क्या रहा? देखिए, मोदी सरकार इससे पहले भी बजट पेश कर चुकी है और बिल्कुल लोक लुभावने वादों की तरीके से जनता को लॉलीपॉप ही मिला है। आप एक आम और मध्यम वर्गीय परिवार को जिसको लग रहा था कि हमें इनकम टैक्स में कुछ छूट मिलेगी ताकि उनको घर चलाने में कुछ आसानी मिले, उस पर कोई इन्होंने काम नहीं किया और किसानों के हित की भी कोई योजना इसमें नहीं है। महिला सुरक्षा पे कुछ नहीं है, शिक्षा पे इन्होंने कुछ नहीं किया है। एक युवा रोजगार के लिए, युवाओं के लिए और अधिवक्ताओं के लिए, समाज के उस वर्ग के लिए जिससे कि गवर्नमेंट बड़े लेवल पर जीएसटी ले रही है, ठीक है, और बीमा सेक्टर जो कि एक आम आदमी की ज़िंदगी का सुरक्षा का, उसके संरक्षा का एक संसाधन था, उसको भी 100% FDI दे दिया इन्होंने। और किसानों के लिए खाद में क्या किया नहीं बता पा रहे हैं, किसान की आय कैसे बढ़ाएंगे उसके बारे में भी कोई प्रावधान नहीं किया है। तो कुल मिलाकर ये बजट देखा जाए ये पूंजीपतियों का बजट है और जैसे कि इससे पूर्व में भी मोदी सरकार पूंजीपतियों के लिए काम करती आई है, ये बजट पूर्णतः जो है अदानी जी, अंबानी जी और उनके अन्य पूंजीपतियों को ध्यान में रखकर किया गया है। इसमें गरीबों की घोर अवहेलना की गई है। ये बजट जो है गरीब विरोधी है, जनता विरोधी है, महिला विरोधी है और युवाओं के विरोध के लिए है। क्या उम्मीद थी इस बजट से? इस बजट में हमने उम्मीद की थी कि कम से कम नए रोजगार के सृजन की बात करेंगे, कुछ नए उसका सिस्टम बनाएंगे कि महिला सशक्तिकरण पे सुरक्षा पे क्या हो सकता है,
किसान कैसे अपनी आय बढ़ा सकता है। किसान दुर्घटना में कुछ पैसा बढ़ने की उम्मीद थी। उसके बाद अधिवक्ताओं के लिए जो हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट, या उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें स्कीम लाने की बात थी जिससे उनका घर भी चल सके और गरीब कैसे अपना काम कर सके, कैसे मुख्य धारा में आ सके, ये सब उम्मीदें थी। लेकिन ये सब कोरे सपने हो गए और ये बजट पूरी तरह से कागजी है और ये पूंजीपतियों का बजट है। आप क्या करते हैं? मैं सीए प्रैक्टिस करता हूँ। तो प्रैक्टिस में जिस तरीके से आप बात की जाए तो इस बजट में आपको क्या लग रहा है, जैसे जिस तरीके से पक्ष और राजनीति की बात से अलग बात की जाए तो आम जनता के लिए क्या फायदा होगा? ये राजनीति की बात नहीं करना चाहता हूँ मैं। आम इंडिविजुअल आदमी को इसमें बहुत बेनिफिट हुआ है। आज की डेट में समझ लीजिए, आज कोई दिल्ली में रह रहा है, कोई एनसीआर में रह रहा है, 1 लाख रुपए पर इनकम जो आदमी कमा रहा है, लास्ट टाइम तक आप इसको कम से कम 70 से 80 हजार रुपए टैक्स देना पड़ रहा था एक लाख पर मंथ इनकम के ऊपर। अब है कि आपको 12,75,000 तक इनकम पर आपको जीरो टैक्स देना है। तो ये जो टैक्स की जो सेविंग होगी, तो ये समझो कि आपके हाथ में कैश घर में आएगा। तो कैश आएगा तो आप मार्केट में निकलेंगे, उससे क्या होगा, मार्केट में इकोनॉमिक बढ़ेगी इससे। तो ये बहुत ही फायदेमंद बजट रहा आज तक का, रिकॉर्ड बजट है। लेकिन जो 12 से पहले कुछ स्लैब थी जो इससे पहले जो लगा रखी है, शायद 7 लाख रुपए करीब। हाँ जी, हाँ जी। डाटा निकल के आ रहा है सामने कि इतने लोग ऐसे हैं कि जो 6 लाख की कैटेगरी को छू रहे हैं। तो क्या ये बजट 140 करोड़ जो हमारे देश की जनता है उसको छोड़ के सिर्फ 2 करोड़ लोगों के लिए दिया गया? नहीं नहीं, इसमें क्या है कि अब जैसे ही जो आदमी पिछले से 7 लाख तक की इनकम सोर्स कर रहे थे, अब बट नेचुरल है जैसे 12 लाख की इनकम होगी तो इसमें लोग आगे बढ़ के आएंगे कि आप वो अपनी इनकम को बाहर निकालेंगे। जो आदमी बहुत से रिटर्न नहीं भरना चाहते थे कि भाई हमें ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, अब इंडिविजुअली है आदमी 12 लाख से ऊपर इनकम शो करेंगे जहाँ पे तो टैक्स नहीं देना पड़ा। उससे जब मार्केट में जो पैसे निकल के आएंगे तो हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा ग्रोथ होने वाली है, मार्केट में परचेजिंग पावर बढ़ेगी, जिससे हर आदमी को इसका बेनिफिट मिलने वाला है, घूम के हमें ही बेनिफिट मिलने वाला है। जैसे कि अभी जो जनता है, जो आम जनता है, अगर बात की जाए दिल्ली का चुनाव चल रहा है, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने मांग की थी कि मिडिल क्लास के लिए इसमें कुछ कुछ मिलना चाहिए। तो आपकी नजर में मिडिल क्लास के लिए क्या मिलेगी? बॉस, ये पूरा मिडिल क्लास के ही पूरा बजट है। ये अपर क्लास को आप छोड़ दीजिए, अपर क्लास को तो पहले भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी जब टैक्स ज्यादा था और आज भी नहीं है। तो ये सारा बजट ये मिडिल क्लास को ही देख के बनाया गया है। ये हर मिडिल क्लास को, जो अभी मोटा मोटी मिडिल क्लास की मोटी क्या इनकम होती है, 10 लाख 12 लाख 15 लाख रुपए होती है, तो आप समझ लो कि 12 लाख तक की इनकम में आपको 1 रुपया टैक्स नहीं देना। ये ओनली सिर्फ ये सैलरी वाले के लिए नहीं है, अगर बिजनेसमैन भी है उसको भी इनकम 12 लाख तक कमाता है तब भी उसको टैक्स देने की जरूरत नहीं। जयराम रमेश है, उनका कहना था कि ये जो बजट है वोकल है, लोकल कहाँ रहा। जैसे अगर बात की जाए कि इससे पहले मनरेगा चलता है, मनरेगा का जो 86,000 करोड़ का बजट था पहले, वो अभी भी है, उसमें कुछ नहीं बढ़ा है। रेलवे के लिए कुछ नहीं दिया गया, शिक्षा के लिए अलग से इतना एक्स्ट्रा नहीं किया गया, जो कि 2025 में हम लोग चल रहे हैं। तो ऐसे कुछ प्रश्न आ रहे हैं, उनको क्या नहीं, आप देखेंगे अभी बिहार के लिए उन्होंने जो है कि मखाना बोर्ड बनाया गया है, बनाया जा रहा है, उसमें फिर 7 महीने बाद चुनाव है। नहीं, उससे मतलब नहीं है। ये राजनीति का मत देखिए इसको, मतलब पर्टिकुलर किसी स्टेट में अगर बेनिफिट होता है तो ऑल ओवर इंडिया उस पर इफेक्ट पड़ती है। तो जितने भी वहाँ कारीगर होंगे, जितने भी किसान होंगे, उनको सबको फायदा बनाना है। वहाँ पर आईटी सेक्टर को बढ़ाया जा रहा है, वहाँ पर सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट को वहाँ से लिंक किया जाएगा सबसे। तो ये पूरी हमारी इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ होनी, पर्टिकुलर बिहार से नहीं लेकर किया गया है। तो ये आप माइंड निकाल दीजिए, बिहार भी हमारे ही हिंदुस्तान का ही स्टेट है, और जब एक कोई बिहार ग्रोथ करता है तो पूरा स्टेट उससे इफेक्ट पड़ता है। तो अगर यहाँ दिल्ली में हम देखते हैं तो बिहार से काफी लोग आने वाले हैं यहाँ पर, तो जो वहाँ बेनिफिट मिलेगा उसका भी ग्रोथ इंडिया में, यहाँ भी दिल्ली में भी आएगा। बच्चे वहाँ के यहाँ पढ़ रहे हैं, उनके माँ बाप पैसा अच्छा कमाएंगे तो यहाँ भी ग्रोथ होगा। तो ये पूरा स्टेट को इफेक्ट पड़ना है, इंडिया को इफेक्ट पड़ना है, पर्टिकुलर बिहार को नहीं। कोई ऐसी राजनीति नहीं कि बिहार को ही दिया गया है। सर, एक यहाँ मीडिया इसी में बात चल रही है, जो लोगों के बीच में एक बात और आ रही है कि जो स्लैब है उसमें LIC और हाउस लोन से जो टैक्सेस बच जाता था लोगों को, उसको खत्म कर किया गया है। उसके क्या मायने? नहीं, उसमें कोई टैक्स खत्म नहीं किया गया है। अभी भी हमारे 2 पैरेलल चल रहे हैं रिज्यूम, ओल्ड रिज्यूम एंड न्यू रिज्यूम। आपको रिटर्न फाइल करते समय आपको है कि ऑप्शन है, आप ओल्ड रिज्यूम में जाना चाहते हैं या न्यू रिज्यूम में जाना चाहते हैं। आपको जो बेटर लगे, अगर आप टैक्स सेविंग करते हैं तो आप ओल्ड रिज्यूम में जाइए, तो वो आपको टैक्स का बेनिफिट वहां भी मिलना है। और न्यू रिज्यूम में अगर आपके पास सोचते कि आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं है, मुझे पॉकेट में पैसा चाहिए, तो मेरे लिए न्यू रिज्यूम बेनिफिट है। ठीक है, तो न्यू रिज्यूम है कि आप बिना पैसा इन्वेस्ट किए ही आपको टैक्स रिड्यूस किया गया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बेनिफिट है, नहीं करेंगे तो बेनिफिट है। आपको दोनों ऑप्शन खाली आज भी है,
तो आप दोनों में जा सकते हैं। मतलब जो सिर्फ बताया जा रहा है तो पक्ष अपने तरीके से बता रहा है, विपक्ष अपने ये तरीके गलत फैलाई जा रही है बातें कि आपको सेविंग्स नहीं कर रहे हैं तो नहीं करेंगे तो बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। उनको भी सेम बेनिफिट मिल रहा है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपके पास है LIC है, बच्चे की स्कूल फीस है, हाउसिंग लोन है, आप सारा इन्वेस्टमेंट कीजिए और बाद में ऑप्शन कीजिए। रिटर्न फाइल करते समय आपको आएगा कि दोनों में से आपको आप ऑप्शन चुनना चाहते हैं। जहां टैक्स बेनिफिट हो आप ऑप्शन चाहिए। गवर्नमेंट नहीं बोल रही कि आप न्यू में आइए या ओल्ड में आइए, आप दोनों में जा सकते हैं। सर मैं अभी आपके पास आता हूँ, और भी कुछ लोग हैं। जिस तरीके से बजट की बात की जा रही है तो क्या लग रहा है जनता के हित में है बजट? मध्यम वर्ग के लिए बहुत अच्छा बजट आया है और ये बजट विकसित राष्ट्र के लिए एक नींव का मील का पत्थर साबित होगा। जिस तरीके से अगर हम बात करें तो दिल्ली में भी विधानसभा ये चुनाव चल रहे हैं, 5 फरवरी को चुनाव है, तो वैसे में जो दिल्ली की जनता है उसके पक्ष में बजट लग रहा है, मतलब कुछ प्रभावित होगी दिल्ली की जनता? ये तो पूरे भारत की जनता के लिए बजट है, केवल दिल्ली के ही इसको आप चुनाव से मत जोड़िए। ये बजट इसकी दूरदर्शी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनकी एक अच्छी सोच है और आप आने वाले समय में देखेंगे कि इसका भारत को कितना लाभ मिलता है। तो और आपको क्या उम्मीद लग रही थी? जिस तरीके से बात की जा रही थी कि किसानों के हित में रहेगा, किसानों के लिए दिया है बहुत कुछ, लेकिन जो किसानों की एक मांग रही थी MSP को लेकर के कुछ ऐसा कुछ देखने को नहीं। MSP की पहली बात तो जो भी है उन्होंने दे रखी है और बजट में जो जैसे यूरिया पे जो सब्सिडी थी है ना वो इन्होंने बढ़ाई है और सबसे बड़ी बात उन्होंने कि जो उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड पे उन्होंने जो बढ़ा दिया है उन्होंने, तो ये बड़ी बात है। अब कम ब्याज पे किसान कभी भी 5 लाख रुपए तक कैश ले सकता है। सबसे बड़ी बात DAP उसमें ले सकता है, खाद उसमें ले सकता है, तो किसान के लिए तो बढ़िया रहा ही है ना। सबसे बड़ी बात जैसे कि मैंने आपको कहा मध्यम वर्ग के लिए तो सबसे अच्छा है। अब हम कह सकते हैं कि भारत का मध्यम वर्ग 1 लाख रुपया भी महीना कमाता है तो वो मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास की आय 1 लाख रुपए तक हो गई, इससे बड़ी बात क्या है? तो सर जिस तरीके से जो बजट आया है उस बजट में मिडिल क्लास की बात की जा रही है, लेकिन एक साथ में महंगाई भी एक मुद्दा रही है, तो क्या आपको लगता है कि इस बजट के बाद महंगाई तो शुरू से जब आप देखेंगे तो महंगाई हमेशा परिस्थिति के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से बढ़ती आई है और बढ़ती रहेगी। इस पर कोई रोकथाम नहीं हो सकता है। महंगाई जनसंख्या से जुड़ी हुई चीज है। सामान कम होगा और उपभोक्ता ज्यादा होंगे तो महंगाई अपने आप बढ़ेगी। डिमांड एंड सप्लाई का यहाँ रूल फॉलो होता है। इकोनॉमिक्स आपने भी पढ़ी है, हमने भी पढ़ी है, इन लोगों ने भी पढ़ी है। तो डिमांड और सप्लाई का जो चेन है वो हमेशा से जनसंख्या और उपभोक्ता का जो बाजार में जो वस्तु है उसके हिसाब से महंगाई घटती है और बढ़ती है। बाजार में जब खरीदने वाले ज्यादा होंगे, उपलब्धता कम होगी तो महंगाई अपने आप बढ़नी है। जिस तरीके से बात हो रही थी कि जैसे डीजल और पेट्रोल है उस पर केंद्र सरकार की टैक्स रहता है लगभग 27 या 17 रुपये समथिंग कुछ, तो उसमें लोगों को उम्मीद थी कि डीजल पेट्रोल में केंद्र सरकार कुछ कम करेगी, सब्सिडी हमारी को देगी अपनी तरफ से। हाँ, तो कुछ इसमें थोड़ा सा होना चाहिए था, थोड़ा सा सब्सिडी मिलनी चाहिए थी, लेकिन अब इसमें इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो चल रहे हैं, अगर उसमें अगर कटौती किया जाएगा तो फिर आगे चलेगा कैसे? और भी सर जिस तरीके से कुछ लोगों की बातें आ रही है, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ और भी लोगों से मैंने बातें की हैं, तो वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि हमें अधिकतर हम घरेलू चीजें खरीदते हैं। आपने मोबाइल फोन सस्ते किया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम सस्ते किए, उससे एक जो मिडिल क्लास से नीचे का भी जो आदमी है उसको क्या फायदा होगा उन चीजों का? क्यों नहीं फायदा होगा? आप बताइए कि हम मिडिल क्लास खरीदते क्या है? मोबाइल खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं, वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, यही सब घरेलू चीज यूज खरीदते हैं ना। दाल चावल नहीं, दाल चावल की जरूरत होती है। दाल चावल देखिए, दाल चावल खाने के लिए मुझे काम तो करना पड़ेगा ना, बिना काम किए तो मिलेगा? रोजगार बहुत है। अब रोजगार के लिए जिस तरीके आज के डेट में व्यवस्था है, एजुकेशन है, आप आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, काम तो करना पड़ेगा। अब आपके हिसाब से देखा जाए तो इस बजट में आपको क्या अच्छाई लगी? बजट में सबसे बेटर ये लगा कि 7 लाख से सीधे 12 लाख रुपए, आप समझ रहे हैं, 5 लाख सीधा सीधा, जबकि पहले गवर्नमेंट में क्या होता था, 1.5 लाख,
2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख थे, 5 से 7 सीधे हुआ, 7 से सीधे 12। आज की डेट में 1 लाख रुपए पर महीने सैलरी बहुत ही कम लोगों को होते हैं। एक अच्छे प्रोफेशनल के होते हैं, वेल एजुकेटेड, बीटेक किए हुए, आईटी सेक्टर में हो, समझ रहे हैं ना। तो लगभग लोग के लिए बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटी मिला है कि उसमें कम से कम 70 से 80 हजार रुपया बचाएंगे, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे, एफडी करेंगे, कुछ भी करेंगे, मार्केट में लगाएंगे, उस पैसे से उनको अर्न मिलेगा। आप समझ रहे हैं ना। बहुत ही अच्छा उन्होंने सोचा निर्मला सीतारमन जी ने, और अच्छी अपॉर्चुनिटी लोगों के लिए। 2 पैसे बचेंगे, उससे अपने बच्चों के एजुकेशन में लगाएं, घर के खर्चे में यूज करें। बहुत ही अच्छा व्यवस्था उन्होंने किया। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से बजट है, बजट को लेकर के आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूंगा, ये जो बजट है इस बार का, ये अब तक का सबसे अच्छा बजट है। क्योंकि एक अगर बात किया जाए एक सैलरीड पर्सन के लिए और मिडिल क्लास के लिए, सैलरीड पर्सन की हमेशा एक मतलब शिकायत या कुछ भी कह सकते हैं रहता था कि यार हमारे लिए तो कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन इस बार खासकर सैलरीड और मिडिल क्लास के लिए आप समझ सकते हैं 12 लाख रुपए जो इनकम जो कर रहा है उसको एक जीरो लेना पड़ रहा है। 75,000 पूरे के पूरे बचत हो रही है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। मतलब आप समझ सकते हैं मोदी जी ने ये बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है लोगों को। उन्होंने अपने सरकारी जो भी खजाने को ना ध्यान में रखते हुए जनता के बारे में सोचा। ये बहुत बड़ी बात है, ये अब तक के किसी सरकार ने इतना नहीं किया है। सर, जिस तरीके से ये बजट आया है, इस बजट में बात की जा रही है 12 लाख से ऊपर की जो कैटेगरी है, तो उसमें आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, और जो रिटर्न भरने की जो चीजें हैं उसको 3 लाख से बढ़ाकर 4 लाख कर दिया गया। मिडिल क्लास का बजट बोला जा रहा है, क्या समझते हैं? मैं केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के जितने भी मंत्री हैं, हमारी जो निर्मला सीतारमन जी जो फाइनेंस बजट का जो उन्होंने पेश किया है, देखो दिल्ली चुनाव सर पे खड़ा हुआ है, इनको कहीं कुछ नहीं सोच रहा। तो कल तक जो योजनाएं दिल्ली के लिए लागू थी उनको ये रेवड़िया बताते थे, इसका कट्टर विरोध करते थे। आज ये केजी से पीजी तक इलाज से लेके शिक्षा स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, है ना। कल तक जो एक आम आदमी 5 लाख तक का टैक्स पेयर था, आपने उस आदमी को इतना मजबूत कर दिया कि उसको 12 साढ़े 12 लाख तक का आप कह रहे हैं कि हम 12 साढ़े 12 लाख तक की इनकम का इसका वो रहेगा है। आम आदमी 5-5 किलो की राशन में लाइन में खड़ा करने को आप अपनी उपलब्धि बताते हो कि 80 करोड़ लोगों को हम फ्री का राशन वितरण करते हैं। तो मैंने कहा सिर्फ ढकोसलेबाजी, सिर्फ चुनावी पुलिंदा, चुनाव में योजनाएं लुटाने वाली बात है, करना इन्होंने कुछ नहीं है। खाली दिल्ली का चुनाव प्रभावित करने के लिए एक सगुफ्ता उनके बीच में छोड़ दिया है। इस बजट से आम आदमी का कोई सरोकार नहीं है। मैं कहता हूँ इनकी किसी भी योजनाओं से खाली हवाई बातें, दूर खड़ा आदमी अपने आप को ठगा और अपराधित महसूस कर रहा है कि मैंने मतलब कहते ना, एक कहावत है कि भाई कमल का फूल हमारी भूल। मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ कि इन्होंने जनता को हर बात पे, हर चीज पे, कोई ऐसी बात नहीं है जिसपे मुद्दा रहा। अभी दिल्ली चुनाव सर पे खड़ा है, आधा दर्जन राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली में घूम रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, गलियों गलियों लोग घूम रहे हैं। क्या ये लोग थे जब किसान आंदोलन हो रहा था? हमारे किसान भाई देश का अंदर था, सड़कों में बैठा था। इनमें से बिल्कुल मैं वही बहुत जानना चाहता हूं, किसानों की जो मांग की एमएसपी, उसका इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया इस बजट। इन्होंने केवल और केवल किसान को, युवाओं को, जवान को, बहनों को, एक घरणी महिला को, बच्चों को, शिक्षा को, जिंदा इंसान को और मृत इंसान को, शमशान और कब्रिस्तान, मैंने कहा इन्होंने सब योजनाएं इनकी जमीन से लेकर आसमान तक, कोई भी ऐसी योजनाएं नहीं है जो जनहित कल्याणकारी हो, कहीं कुछ नहीं। ये तो एक आपसी गेम, एक रंजिश का ऐसा गेम खेल रही है। मौजूदा जो सिटिंग जहां इनकी सरकारें नहीं है वहां पे इस तरह की योजनाओं को लेके आते हैं। अरे पूरे देश ने आपको चुना है, पूरे देश के राज्यों में, सबसे ज्यादा राज्यों में आपकी सरकार चल रही है, करो ना उनके लिए। देश को आप ठगने का काम करो अपना। आज पूरे देश का आज जो अपने आपको ठगा और अपराधी महसूस कर रहा है कि दिल्ली वालों के लिए तुम इतनी सारी चीजें दे रहे हो, फ्री यात्रा, फ्री केजी से पीजी तक की पढ़ाई और ये इलाज, और ये क्या और देश के लोगों ने इनको समझ में? यूपी है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, किसानी राज्य है। यहाँ का आदमी बिल्कुल कोई उनके इनकम बेसिस नहीं है, खेती बाड़ी वाला बता रहा है। अगर फसलें, बारिश मौसम खराब होता है तो फसलें डूब जाती है, खाने कमाने का सरोकार नहीं है। उनके लिए क्या योजना है आपके पास? दिल्ली में ऐसा क्या लग रहा है भाई? आप आज आपको सबको दिल्ली वाले नजर आ रहे हैं, और राज्यों में लागू करो ना, हरियाणा में लागू करो, हमारा किसानी क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश में लागू करो, इधर राजस्थान और उत्तर बिहार के लिए भी क्या इन्होंने मखाना एक बोर्ड बनाया है, 7 महीने बाद चुनाव है बिहार। नहीं, बिहार के लिए क्या करेंगे? बिहार के युवाओं को तो मुझे कि बिहार इतना टैलेंटेड आदमी है, वहाँ का इतना गरीब मजदूर हमारे पूर्वांचल भाई
उतना पढ़े लिखे IAS IPS लॉबी में बेचारे कैसे कैसे गरीबों के बच्चे, रिक्शा वालों के बच्चे, मजदूर के पढ़ जाते हैं। वहाँ पे पेपर लिख इन्होंने कोई संज्ञान लिया? इनके राज्यों में बिल्कुल मैं कह रहा हूँ पेपर लीक, युवा उनको अंधकार में धकेलने के लिए आ रहे हैं ना। ये कहते हैं कि बजट आया है और वो भी दिल्ली चुनाव के समय पे, तो कहा जा रहा है कि दिल्ली में अधिकतर मिडिल क्लास लोग हैं, 66% आंकड़े आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि ये तो वो बात होगी कि 5 स्टार होटल में रूम है 25,000 का और उस पर आपने 50% डिस्काउंट दे दिया प्लस GST, वो रूम पड़ा 15,000 का। मिडिल क्लास कैसे चला जाएगा उसमें? या तो ऑफर उसके जो भी है लिमिटेशन उनके अकॉर्डिंग हो, जो भी उनकी लिमिट है। अब मुझे ये बताइए 1 लाख रुपए सैलरी मिडिल क्लास वाला कमा रहा है क्या दिल्ली में? या तो रोजगार दो आपने 12 लाख का दे दिया टारगेट। 12 लाख तक कितने मिडिल क्लास पहुंचते हैं मुझे ये बताइए। आंकड़ा है निकल के 2 करोड़ के समथिंग है जो उस आंकड़े को छू रहा है। तो सर उसमें रोजगार बढ़ाइए, उसमें ऑफर तो आपने दे दिया, उस ऑफर का क्या फायदा जिसके आप फायदा नहीं ले सकते? बजट अभी भी वही है, तो वो चीजें नहीं दी गई जो आम आदमी को जरूरत थी। सर आम आदमी को पहले मजबूत बनाया जाए, उस लेवल ठीक है आपने यहाँ तक की चीजें दे दी, पर ये मिडिल क्लास तो यहाँ से यहाँ तक लाओ तो सही पहले, तभी तो उन चीजों का फायदा उठाएगा वो। पहले आप वहाँ तक उसे जो भी हमारा मिडिल क्लास है लेवल, हम खुद मिडिल क्लास हैं, हमें वहाँ तक पहले पहुँचाओ तो सही, तभी तो हम स्कीम का फायदा उठाएंगे। बजट मिडिल क्लास के लिए आया, हाई क्लास के लिए आया? सर हाई क्लास के लिए, ये मेरे लिए 12 लाख, मैं तो यही कहूँगा कि 12 लाख बहुत होते हैं मिडिल क्लास के लिए, और 12 लाख तक पहुँचने दो पहले उन्हें। तो यहाँ पर जो लोग हैं उनका सीधा सीधा कहना है कि एक आप 12 लाख की कैटेगरी डिफाइन कर रहे हैं, उस 12 लाख तक मिडिल क्लास को लेकर के जाएं, क्योंकि 12 लाख में मिडिल क्लास 1 लाख रुपए पर महीने कमाने वाला व्यक्ति 12 लाख की कैटेगरी में आएगा। वैसे में अगर दिल्ली NCR की बात की जाए तो 1 लाख की इनकम वाले मिडिल क्लास वो वही मिलेंगे जो आंकड़े निकल के अभी तक सामने आए, चाहे वो 2 करोड़ हो या 1.5 करोड़ हो। देखना होगा और लोगों का क्या मानना है, और साथ ही साथ जो पक्ष है इसको लेकर के संसद के अंदर जब ये चर्चा होगी तो पक्ष और विपक्ष इस पर क्या राय बनाते हैं। अपने सहयोगी आकाश मिश्रा के साथ अंबुज उपाध्याय, ANB न्यूज। इस वक्त हम जिला सिरमौर के गांव निर्वाचन क्षेत्र पछाद, जहां पर हम सीधी बात करना चाहेंगे पूर्व में रहे पंचायत समिति के अध्यक्ष श्रीमान बालमुकुंद जी से। इनसे हम सीधी बात करना चाहेंगे। सबसे पहले चेयरमैन साहब आपका ANB में स्वागत है जी। नमस्कार जी, मैं न्यूज़ चैनल वाले का स्वागत करता हूं। सबसे पहले एक बात बताऊंगा, जिस तरह केंद्रीय सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है, इसके संदर्भ में हिमाचल के लिए बहुत बड़ी सौगात दी है, लेकिन पूरे भारतवर्ष के लिए सौगात दी है। इसके संदर्भ में आप भारतवर्ष के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बजट प्रस्तुत हुआ है, इसके विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? ये जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीसरा कार्यकाल में जो बजट प्रस्तुत किया, इसमें हिमाचल के लिए बहुत बड़ी सौगात दी गई है, और मैं समझता हूँ पूरे राष्ट्र के लिए ये एक बहुत वरदान सिद्ध है। हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए इन्होंने बजट पेश किया, चाहे वो SC वर्ग हो, चाहे वो महिला वर्ग हो, चाहे युवा वर्ग हो, और पूरे राष्ट्र के लिए बहुत ही सराहनीय बजट है। मैं ये बताना चाहूँगा, कहीं ना कहीं विपक्ष इस बजट को आड़ो हाथ ले रहे हैं, इसके संदर्भ में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, विपक्ष का काम है विरोध करना, लेकिन जहाँ तक देश हित में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो सराहनीय कार्य किए वो बहुत ही सराहनीय है, जिसको पूरा राष्ट्र मानता है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस भारत के लिए कार्य किए तो वो किसी से छुपा नहीं है। लेकिन जहाँ तक हम बात करना चाहेंगे, यहाँ पर अभी हिमाचल प्रदेश में सूबे में सुखविंदर सुक्खू की सरकार है, यानी कि कांग्रेस की सरकार है, लेकिन कहीं ना कहीं इस संदर्भ में कांग्रेस पलटवार कर रहे हैं इस बजट के लिए। इसके संदर्भ में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार है, उनसे अपना सरकार के जो प्रतिनिधि है उनको तो संभाला नहीं जा रहा है, और छींटाकशी करे बजट के ऊपर। मैं समझता हूँ अगर भारत की जो सरकार है, केंद्र की सरकार, हिमाचल प्रदेश को मदद नहीं करती तो मैं समझता हूँ हिमाचल प्रदेश का जो काम है वो बहुत डगमगा जाता। इसलिए जो भी हिमाचल प्रदेश के लिए सरकार ने बजट दिया है, चाहे वो
एमपी फंड से है चाहे अन्य दूसरी योजना है, बहुत ही सराहनीय है। और जो अभी इन्होंने किसानों की जो केसीसी के ऊपर इन्होंने कहा कि जो 3 लाख से 5 लाख तक इन्होंने ऋण की व्यवस्था बढ़ाई है, वो बहुत सराहनीय कार्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे पूर्व पंचायत समिति अध्यक्ष बाल मुकुंद जी, जिन्होंने हमारे से रूबरू हुए केंद्रीय बजट पर बहुत ही अच्छी इन्होंने बातें कही है, हिमाचल के हित के लिए जो बजट प्रस्तुत किया है। मेरे साथ जिला सिरमौर से वीडियो सीनियर जर्नलिस्ट कपिल शर्मा के साथ जिला संवाददाता विजय कुमार आजाद की रिपोर्ट।